डेल क्रॉस एफ, तो डेल हमारा जो होता है एक ऑपरेटर होता है, डेल एक ऑपरेटर है, इसको ये होता है डेल वाई डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ये है, इसको बोलते हैं पार्शियल, जो डेल बाई डेल एक्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेल बाई क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि यहां पे जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये डेल है, तो यहां पर आपका डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ कितना होगा, इट विल बी डिटरमिनेंट आई जे के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहां एफ एक्स एफ बाई एफ जेड है। तो हमारा फोर्स तो हम जानते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ बाई जे प्लस एफ जेड के होता है। समझ में आ गया भाई? तो अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो आपका ये फोर्स जो एफ है वो क्या होगा, इट विल बी कंजर्वेटिव, और 0 नहीं आती है, इट इज नॉन जीरो, तो ये कैसा होगा, ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। इतना नोट कर लो, फिर अभी इसको वेरीफाई करते हैं। गौरव द्विवेदी, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तो मतलब क्या बोलूं यार, आईक्यू लेवल तुम्हारा बहुत कम है क्या, वाई 4 जैसा लग रहा है। अरे मैं बोल रहा हूं वाई है, तो मान लो वाई है, तो मैं 4 कहां से लग गया। कॉमन सेंस की बहुत बड़ी जरूरत होती है ना, बिना कॉमन सेंस के तो तैयारी करोगे आईआईटी की तो कैसे तैयारी कर पाओगे। चलो हो गया भाई, लिख लीजिए। तो डेल बराबर है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, लिख लीजिए। ठीक है भाई, तो अब यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया था, एफ बराबर लिया था मैंने एक्स स्क्वायर वाई आई कैप वाई स्क्वायर एक्स जे कैप। चेक करो इसका डेल क्रॉस एफ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। आ गया, तो एक्स स्क्वायर वाई है, वाई स्क्वायर एक्स है, ये थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आई कैप ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कर डेल बाई डेल वाई, 0 का तो 0 हो जाएगा, और इसका डेल बाई डेल जेड और वाई स्क्वायर एक्स। तो यहां इसको भाई हम जानते हैं जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और एक्स को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, माइनस जे है ना। तो डेल बाई डेल एक्स 0 का तो ये 0 ही है, और इससे करेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डेल बाई जेड डेल जेड किसका, एक्स स्क्वायर वाई का, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है। लास्ट वाला के क्या भी चेक कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो डेल बाई डेल एक्स कितने का है, वाई स्क्वायर एक्स का, माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो यहां डेल बाई डेल एक्स कितने का है, वाई स्क्वायर एक्स, तो यानी यहां पे वाई को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, दिया जाएगा कितना, वाई स्क्वायर माइनस यहां करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर, चेक कर लीजिए ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। अरे नहीं आ रहा कमेंट,
समझ में आ गया भाई? डन 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 डन, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। तो ये हमने बात कर लिया कि भाई ये फोर्स जो था कंजर्वेटिव फोर्स नहीं था। तो अब बात ये है कि ये बाहर इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं करना है, डेल क्रॉस एफ लंबा चौड़ा इतना नहीं करना है, कुछ हम यहाँ पे थंब रूल डेवलप कर लेंगे, और वो थंब रूल जो है उनको देखते ही आप बता सकते हो कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव नहीं है ना। बार बार इतना भाई एक्चुअली क्या है कि भाई इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन क्यों किया है भाई? ये तो तब लगाना है जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो मैंने पार्शियल वाला तरीका बताया, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला, उससे भी आप चेक कर सकते हो। अगर सारे टर्म सेम आते हैं तो कंजर्वेटिव होगा, और अगर सेम नहीं आते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव होगा, है ना। जैसा अभी पहले बताया था पार्शियल वाला, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, तो तरीके दोनों सही है, कोई खराब नहीं है ना। आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। अब देखिए ऐसा है कि अब कई क्वेश्चन जो होंगे उनको देख के आप बता सकते हो कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, समझो। तो इतना लंबा चौड़ा भी नहीं करना आपको। तो पहली बात तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो याद करो mg कांस्टेंट फोर्स था, mg क्या था? कांस्टेंट फोर्स था। तो कांस्टेंट mg फोर्स था तो उसका भी वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता था। तो जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो मैं लूंगा ऑल कांस्टेंट forces are conservative. All constant forces are conservative in nature. जितने भी कांस्टेंट फोर्स है वो सब क्या है? कंजर्वेटिव नेचर के। एग्जांपल हमारा जैसे हम कहते हैं mg, है ना। mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कांस्टेंट फोर्स होता है, इसका वर्क जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जितने भी फोर्स ऐसे फोर्स जिनको आप इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हो, जो इंटीग्रेबल हैं, जिनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। समझ में आ गया? ऑल फोर्स दो कैन बी इंटीग्रेटेड, उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो आपके क्या है? कंजर्वेटिव नेचर के। तो क्या लिखेंगे? ऑल फोर्सेस which can be integrated to get work done are कंजर्वेटिव। सिंपल है, सब कुछ उसके अंदर आ गया है ना। एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एफ बराबर है एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप जेड स्क्वायर के कैप, तो हम जानते हैं कि यहां पर एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, वाई स्क्वायर डी वाई आएगा, जेड स्क्वायर डी जेड आएगा। आप आराम से इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में आ सकता है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं ना, जो भी है। तो यह ऐसा बताता है कि यहाँ एक्स में आई में केवल एक्स आ रहा है, जे में केवल वाई आ रहा है, जेड में के में केवल जेड आ रहा है, तो ये इंटीग्रेबल होगा। पर इंटीग्रेट कर सकते हो तो आपका कंजर्वेटिव होगा, इतना हम बोल सकते हैं। समझ आ गया? इंटीग्रेट कर सकते हो तो ये आपका कंजर्वेटिव होगा। चलिए, अब एक और चीज है, ऑल central forces are conservative in nature। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सेंट्रल मतलब जो आप सेंट्रल हो सकते हैं या रेडियल हो सकते हैं। एक काम करते हैं, ऑल सेंट्रल ऑब्लिक रेडियल, all central or public radial forces are conservative in nature। हाँ जी, इसका
इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारा है कोई फंक्शन है एफ, फंक्शन ऑफ आर है, आर के एग्जाम्पल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है -G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी आर का फंक्शन है। या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर के। ये सब हमारे कैसे फोर्स हैं, आपके रेडियल फोर्स या सेंट्रल फोर्स, यानी एक सेंटर की तरफ लगते हैं। ये सब के सब क्या हैं, आपके कंजर्वेटिव नेचर के अंदर। लिख लीजिए। लिख लिया सब लोगों ने, चलिए अब इसमें एक और एग्जांपल लेंगे। एफ बराबर में ले रहा हूं सम कांस्टेंट के एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। बताइए बताइए बताइए, ये जो लिखा है कंजर्वेटिव है या नहीं है? बताइए, ये जो लिखा है कंजर्वेटिव है या नहीं है? हाँ जी, ये कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ये वाला बात, ये क्या है, ये है आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर वेक्टर का मॉड जो होता है ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेसिकली ऊपर वाला जो फोर्स है एफ, ये है के आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो इट इज योर रेडियल फोर्स, और इसको हम इंडिकेट भी कर सकते हैं, हैंस इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ आ गया? तो ये कंजर्वेटिव नेचर होगा, ठीक है, समझ आ गया भाई? चलिए, तो अब बात ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, अच्छी बात है, उसका वर्क डन पावर पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है, इंडिकेट करके आंसर निकाल सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो हम जानते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पर डिपेंड होता है, पाथ पर डिपेंड होता है। और जब पाथ पर डिपेंड होता है तो यानी कि अगर मुझे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है तो आई नीड टू स्पेसिफाई पाथ। जब तक मैं पाथ स्पेसिफाई नहीं करूंगा तब तक आप क्या करते हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं निकाल सकते हो। एक एग्जांपल अभी लेते हैं, दोबारा से वही सेम एग्जांपल लेते हैं। एफ बराबर मैंने लिया था एक्स स्क्वायर वाई आई के प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे के। तो यहां पर अगर मुझे यहां पर वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है तो दिस इज अवर एक्स एंड ये वाई है, ये ऑरिजिन है 0,0 एंड यहां पर समझना ये कोऑर्डिनेट हैं 2,0, ये कोऑर्डिनेट है 0,3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3। ये पॉइंट ऑरिजिन ओ है ना, और ये पॉइंट बी है, और ये सी है, ये ए है। तो आपको क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क डन along path number 1 OBA, number 2 OCA and number 3 OA। OA मतलब डायरेक्टिव वाला। तीन पाथ है, एक पाथ है OBA,
एक है ओ सी ए और एक है सीधा ओ से ए। अब मैंने पाथ दे दिया है, तो यहां पर आपको निकालना है वर्क डन। करिए, करिए। तो ओ से बी गए, बी से ए गए, यानी इस पाथ के अलोंग जा रहे हैं। बताइए वर्क डन कितना होगा ये पाथ। निकाल सब लोग फटाफट। कितना? 24, 21, 0। क्या बात है, ओ सी ए का आंसर। तो पहले मैं जाता हूं, देखो पहले हम जाएंगे ओ से बी। ओ से बी जा रहे हैं, तो एक्स कितना है? 0। ओ से बी इस पाथ के लॉन्ग जाओगे तो एक्स कितना है? 0। तो एक्स 0 है, तो हमारा फोर्स में एक्स दोनों में आ रहा है, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो वर्क डन अलोंग पाथ ओ बी कितना आएगा? इट इज 0। अब मैं जाऊंगा बी से ए, तो बी से ए जा रहे हैं, तो बी से ए जाएंगे तो y की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू कितनी है? 3। y यानी 3 है, यानी y कैसा है? कांस्टेंट। तो बी से ए जा रहे हैं, y 3 कांस्टेंट, यानी कि डी वाई कितना आएगा? 0। तो बी से ए जाने पर आपका y बराबर 3 है कांस्टेंट, डी वाई कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम अलोंग बी टू ए। तो वैसे तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई, बट हम जानते हैं y कांस्टेंट है, तो डी वाई कितना आएगा? 0। तो ये टर्म तो हो गया 0, सेकंड वाला टर्म। तो अंदर क्या? अब एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है? 3 डी एक्स। अब लिमिट जाएगी एक्स की कहां? 0 से 2। यहां एक्स की वैल्यू थी 0, यहां पे एक्स की वैल्यू 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 बाहर, एक्स का आएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाएंगे 0 से 2, ये गया, कितना आया? इट इज 8 जूल। तो वर्क डन अलोंग पाथ ओ बी ए कितना आएगा? इनको ऐड करेंगे, इट इज सिंपली 8 जूल। दिस द आंसर। अथर्व भाई सही है, बढ़िया आंसर, शानदार शानदार शानदार। तो ये आ गया ओ बी ए। ओ से बी गए, बी से, अब जाओ ओ से सी और सी से ए। करिए भाई सब लोग फटाफट। हाँ जी, सेकंड पार्ट है, ओ से सी जा रहे हैं, तो हमारा y है 0। तो y 0 है, तो यहां y 0 है, मतलब फोर्स एफ भी 0 होगा। और फोर्स एफ 0 है, तो करस्पॉन्डिंग वर्क फ्रॉम ओ से सी कितना आएगा? 0। इतना समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। समझ आ गया? ओ से सी में 0 आ गया। अब सी से जाते हैं, तो सी से अगर ए जाते हैं, तो सी से ए जा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। तो एक्स 2 है, मतलब dx कितना आएगा? 0। तो ऊपर वही फार्मूला लगाएंगे, तो वर्क डन फ्रॉम सी टू ए ये होगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई, और डी एक्स हमारा 0 है। तो इंटीग्रल ऑफ बचेगा कितना? वाई स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू डी वाई। अब यहां लिमिट बताइए कितनी जाएगी? यहां पर सी से ए, तो वाई की वैल्यू यहां 0 है, यहां पे 3 है, तो 0 से हम जाएंगे 3। 0 से 3। अब यहां पर कितना आएगा? वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, 2 बार आएगा। y का इंडिकेशन कितना? y क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 से 3,
तो 3 3 जा 9 9 9 इट इज कितना 18 जूल। तो W फ्रॉम OCA कितना आएगा, पहले का 0 दूसरे का 8, इट इज 18 जूल। गुड, आ गया, सही है। OB में फोर्स 0 कैसे, O से B जा रहे हो भाई, O से B जाएंगे तो हर पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। x की वैल्यू 0 है तो पुट द वैल्यू ऑफ x हो रहा है यार, तो यहां ये 0 ये भी 0, तो फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। हो गया। चलो अब O से A जाना है, सॉरी O से A। O से A जाना है। देखो O से A जा रहा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होता है यहां पर, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो ये हम जानते हैं O से A की इक्वेशन होगी y बराबर mx। तो ms लो, तो यहां देखिए हाइट ये कितनी है 3 और ये कितना है 2, तो m कितना आएगा 3/2, तो 3/2 x। तो y बराबर mx, तो m है 3/2 x। थ्री बाई टू एक्स, तो y बराबर, तो अब इस ऊपर एक्सप्रेशन जो फोर्स वाला एक्सप्रेशन था उसमें y बराबर क्या करो 3/2 x रख दीजिए। तो फोर्स F हमारा कितना आएगा x स्क्वायर, y कितना है 3/2, तो 3/2 x क्यूब हो जाएगा आई के, प्लस प्लस यहां पर एक काम करो, सही ना, ये आ गया 3/2 x क्यूब हो गया। और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में y स्क्वायर x था, तो x की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 2/3 y क्यूब। ये क्या, तो अब देखो i कंपोनेंट में केवल x आ रहा है, j में केवल y आ रहा है। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, बिल्कुल। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, इट इज इंटीग्रल ऑफ 3/2 x क्यूब dx प्लस 2/3 y क्यूब dy। अब लिमिट अकॉर्डिंगली ध्यान रखना, x की लिमिट जाएगी 0 से 2 और y की लिमिट जाएगी 0 से 3। सॉल्व इट, निकाल लीजिए। कितना आ रहा है, हाँ कई तरीके हैं शिवम कुमार जी, एज यू विश, है ना। बस अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं, कैसे भी कर लो, है ना। कितना आ रहा है, इट इज 39/2 जूल। लिख लीजिए। समझ में आ गया, ठीक है भाई। चलिए तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। वर्क पावर एनर्जी की शीट अपलोड हो गई है क्या, शीट अपलोड हुई है वर्क पावर एनर्जी की, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में होमवर्क दिया जाएगा। अभी आप सर्कुलर मोशन का जो होमवर्क दिया था वही कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।